हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। अपन कर रहे हैं फास्ट पेस्ड रिविजन। दो क्लासेस और हैं जब अपन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और उसके बाद में अपन टिपिकल थ्योरी पे आएंगे, जहां पर आपके फैक्ट्स, आपकी न्यूज, आपके करंट अफेयर्स जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके सिलेबस में हैं फॉर प्री एग्जाम, अपन उनको पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटी अपन देख लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या कर लिया है? वोल्केनोस, आई एम सॉरी, अभी तक अपन ने करा है माउंटेन्स, और माउंटेन्स के बाद में अपन ने करा है प्लेटोस। प्लेटोस के बाद में अपन ने करा था, गिव मी अ मोमेंट, अपन ने करा है माउंटेन्स, है ना। फिर अपन ने करा था प्लेटोस। फिर अपन ने देखे थे डेजर्ट्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, और फिर लास्ट में अपन ने देखे थे प्लेन्स। अपन ने वर्ल्ड मैप के ऊपर इनकी प्लेसमेंट्स भी देखी, जो मेजर अपन को डेजर्ट्स, प्लेन्स, प्लेटोज और माउंटेन्स देखने को मिलती हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स होती हैं, डोम माउंटेन्स होती हैं, हॉर्स्ट एंड ग्रेबन होते हैं, अपन ने सारे देखे हैं। ब्रिलियंट। डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, जैसे कोल्ड डेजर्ट में टकला का मकान डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, साइबेरियन डेजर्ट हो गया। हॉट डेजर्ट्स में अपने पास में थार है, सहारा है, नामिब डेजर्ट है, ड्रैकन्सबर्ग है, ये सब है, राइट। प्लेटोस, सेम थिंग, जैसे डेक्कन प्लेटो है इंडिया की। डेक्कन प्लेटो क्या है? अपलिफ्टेड लैंड है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक शिफ्ट। और प्लेन्स अपन ने देखे थे, जनरली प्लेन्स कहां देखने को मिलते हैं? जहां पर रिवर्स वगैरह का आना जाना होता है, राइट। यही रीजन है। बढ़िया। अब अपन देखेंगे आज इन्हीं प्लेन्स में पाई जाने वाली कुछ ऐसी कंडीशंस जिनके कारण प्लेन्स बनते हैं, रिवर्स। और रिवर्स के बाद में अपन देखेंगे लेक्स। तो वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। मैंने सीज और ओशंस मंडे के लिए छोड़ा है, जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास आती है विल सी सीज एंड ओशंस। बहुत ही छोटा सा पार्ट रहेगा, उसको अपन जल्दी फिनिश करके विल टेक अनदर टॉपिक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, जहां पे अपन को मेजर सीज, वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगे। लेक्स, मेजर मेजर लेक्स, ठीक है। जैसे ये है पर्शियन गल्फ, कलर चेंज करें, ब्लू और थोड़ा साइज बड़ा, राइट। दिस इज पर्शियन गल्फ, दिस इज रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। दिस इज अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, स्कॉशिया सी, ये ड्रेक्स पैसेज। इस तरह से आपको लर्न होने चाहिए। दिस इज टेस्मान सी, सी ऑफ ओखोस्ट, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये तो है वर्ल्ड की मेजर वाटर बॉडीज। इसके अलावा कुछ ऐसी वाटर बॉडीज हैं जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में पाई जाती हैं। उनको अपन सी बोलते हैं, क्योंकि समंदरी बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा विशाल होती हैं, बट उनका टाइप क्या है? लेक्स का। जैसे सॉरी, अराल सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, दीज। उसके अलावा आपको पता होने चाहिए अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स। उसके बाद में यहां तो अपन ने कवर कर लिया है, एक यहां पर लेक विक्टोरिया करके है अफ्रीका में, दैट इज इंपॉर्टेंट। रिवर्स के चैप्टर पे चलेंगे तो लेक विक्टोरिया जरूरी है। लेक विक्टोरिया से निकलती है नाइल रिवर, ठीक है। यहां पर है अमेजोन रिवर, सैन फ्रांसिस्को रिवर, पेराना रिवर, उरुगे रिवर, पैराग्वे रिवर, और निको रिवर, दिस इज कोलोराडो रिवर, मिसूरी रिवर, और ये लास्ट में आके बन जाती है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर जरूरी है, क्यों? क्योंकि मिसिसिपी रिवर का जो डेल्टा है वो बर्ड लाइक है, बर्ड फुट जो होता है उसके जैसा है। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सियर दरिया, अमू दरिया, इंडस, गेंजेस, ब्रह्मपुत्र, राइट। मिकोंग रिवर, यांगजी रिवर, येलो रिवर, अमूर रिवर, लाना रिवर, गेंसी रिवर, ओब रिवर, वोल्गा रिवर, डेंगर रिवर, राइन रिवर। यहां पर राइन वैली है, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड में से एक, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइन रिवर, राइन वैली, ठीक है। और कहा है अपन? ये है जाम्बेजी रिवर, कॉन्गो रिवर, नाइजर रिवर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, सेनेगल रिवर। उसके बाद में है यहाँ पर डार्लिंग एंड म्यूरे। पूरे वर्ल्ड मैप में आना जरूरी है। ये इजी है, 4-5 बार खाली मैप देखो एटलस में, और 4-5 बार खाली मैप में इसकी प्रैक्टिस करोगे, यू विल फाइंड इट कि आपको आ गया। ये लर्न हो जाता है, ये डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगेगा आपसे। ओके, चलो वाटर बॉडीज देखते हैं आज। धरती पे जितना भी पानी है वो धरती का 2/3 सरफेस एरिया है। 2/3 सरफेस एरिया धरती का पानी का ही है। 1/3 लैंड है, जिसके ऊपर 8 बिलियन लोगों से थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही लोग रह रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या होता है? मैं सिर्फ टर्म्स ले रही हूँ, टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे अपन। टर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऐसी होती है, सिंपल सी बात है, जो भी पानी है ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी साइकिल में मेंटेन्ड है।
समंदर का पानी है, इवेपोरेट होता है, पहाड़ के ऊपर जाता है, बरस जाता है, पानी वहां पर जम जाता है ठंड के कारण। जैसे ही वार्मिंग होती है, जैसे ही सीजन चेंज होता है, या ग्लोबल वार्मिंग भी ले लो, तो वो पानी, बर्फ का जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होता है। मेल्ट होता है तो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज बनाता है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनाता है। वो स्ट्रीम्स एक जगह आके एक्यूमुलेट होती हैं तो रिवर बन जाती है। वो रिवर बहती है, उसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, लेक्स बनती हैं, और लास्ट में डेल्टा बनाती हुई वही रिवर, वही पानी अपने उसी समंदर में जाके जुड़ जाता है। ये होती है सिंगल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसके अलावा सिर्फ समंदर से ही तो पानी इवेपोरेट नहीं होता है, बहुत सी जगहों पे पानी पाया जाता है, लेक्स हैं, उसके अलावा आपके पास में रिवर्स हैं, जो आपके पास में छोटे मोटे पॉन्ड्स हैं। सिर्फ वही नहीं, पेड़ पौधों के जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स के सरफेस से भी इवेपो ट्रांसपायरेशन होता है। और ये तरीका होता है पानी का एयर में पहुंचने का। पानी एयर में है तो किस फॉर्म में है? अल्टीमेटली तो क्लाउड्स के फॉर्म में है। वो बरसेंगे, यहाँ नहीं तो 10 किलोमीटर दूर जाके बरसेंगे, 100 किलोमीटर दूर जाके बरसेंगे, बट बरसेंगे। यही होती है पानी की साइकिल, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आपको ये ऐप पे मिल जाएगी पीपीटी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जो मैं समझा रही हूँ बस उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख ली। नेक्स्ट, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ। इवेपोरेशन मतलब जहां पानी हवा में जा रहा है, प्रेसिपिटेशन मतलब जहां से पानी हवा से वापस धरती पे गिर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल, जो भी है, ठीक है, ओके। और रन ऑफ का मतलब होता है पानी बह जाता है। अब वो बह के कहाँ जा रहा है? अगर अंडरग्राउंड भी जा रहा है तो पेड़ों की पत्तियां क्या हैं, उस सॉरी पेड़ क्या हैं, जड़ों से उस पानी को ले लेती हैं अंडरग्राउंड से, और पत्तियों तक पानी पहुंचाती है, और पत्तियों से इवेपो ट्रांसपायरेशन हो जाता है। तो प्रोसेस वही है, अलग अलग दिखने में अलग अलग तरीके से है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फोकस आपको एग्जाम के लिए करना है रिवर्स और लेक्स के ऊपर। वो कैसे फॉर्म होती हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, क्या जरूरतें हैं, एग्जाम्पल्स, उनकी क्या यूजेस हैं, और उनको क्या खतरे हैं। और एग्जाम में आपके पास में एमसीक्यूज किसी भी तरीके से आ सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स और एनवायरमेंटल अफेयर्स वाला जो पॉइंट है, ये आपके भुनेश जी कवर करेंगे व्हेन ही टेक्स करंट अफेयर्स का क्लास। तो करंट अफेयर्स में जितना भी जो भी बंच है ना, वो वही कवर करेंगे। कुछ उनसे रह जाता है, कुछ कवर नहीं होता है, जो टिपिकली इसका काम है। आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास विद दैट, ओके। चलो आगे चलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अपने देख ली। रिवर्स बनती क्यों है? फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम्स होती हैं फ्रॉम सोर्स टू माउथ, इरोड, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट। यही होता है रिवर का काम, यही होता है रिवर का तरीका। जैसा कि अभी मैंने बताया था, बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया, बर्फ बन गई उसकी, क्योंकि वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे था। चेंज इन सीजन, बर्फ, ग्लेशियर्स मूव करते हैं, राइट। अभी अपन ने कल ही क्लास में देखा था, ग्लेशियर्स मूव करते हैं, मेल्टिंग होती है, इरोजन होता है, वो मेल्टिंग हो के स्ट्रीम्स बनती है, मतलब पतली पतली, मतलब छोटी मोटी नदियां नहीं होती हैं कि पहाड़ियों के अंदर बहुत छोटी छोटी सी, राइट, दीज आर कॉल्ड स्ट्रीम्स। वो स्ट्रीम्स बनती हैं, वो स्ट्रीम्स जाके एक जगह आके जुड़ जाती हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है पानी का। जब वो स्ट्रीम्स बहुत सारी मिलके जुड़ जाती हैं तो वो एक रिवर बना लेती हैं, तो इतनी मोटी रिवर बन गई लास्ट में, दैट इज द माउथ ऑफ द रिवर, ओके, जो स्टार्टिंग सोर्स है। अब उसमें वो, सॉरी, दिस इज द सोर्स ऑफ द रिवर, और जहां पर वो खत्म होती है रिवर, समुद्र में जाके मिल गई, लेक में जाके मिल गई, ठीक है, या फिर इनलैंड ड्रेनेज है, जैसा लूनी नदी का है इनलैंड ड्रेनेज है, उस तरह से उसको, उस जगह को कहते हैं माउथ। ये तो हो गया रिवर का स्ट्रक्चर। रिवर क्या क्या करती है? रिवर इरोड करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और डिपॉजिट करती है। इरोड कैसे करती है? क्योंकि पानी है, बह रहा है, तो जो भी लूज पार्टिकल्स होंगे वो अपने साथ में लेके बह जाएगा। दिस इज हाउ वाटर इरोजन वर्क्स। बढ़िया। इरोजन करेगा तो साथ में लेके बह जाएगा, मैंने बोला, क्योंकि वो, भाई अगर पानी चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ इरोड किया, उठाया और अपने साथ यहीं पे गिरा दिया और खुद पानी चला गया और वो इरोड वाला होया वो मटेरियल वहीं रह गया। दिस डज नॉट वर्क, राइट। ट्रांसपोर्ट होता है, इरोडेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट भी होता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उस पानी का जो वजन उठाने की, इरोजन की कैपेसिटी थी, वो ओवर हो जाती है, और जितना भी एक्स्ट्रा वेट है वो पानी कैरी कर रहा है, उसको साइडों में डिपॉजिट करता हुआ या फिर बेस पे डिपॉजिट करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ रिवर, ओके। नेक्स्ट, फॉर्म कैसे होता है? रेन से स्नो मेल्ट होती है, या फिर ग्राउंड वाटर से इट फ्लोज डाउन हिल एंड कार्व चैनल्स। अपन यही बात कर चुके हैं, रिवर बनती कैसे है, ऐसे ही बनती है। स्टेजेस, अब रिवर की ना 3 स्टेजेस होती हैं। लेट मी सी कि मैंने इसका डायग्राम लगाया है क्या। यस, रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी स्टेज यानी कि उसको कहते हैं यूथफुल स्टेज। अभी रिवर जो है वो बच्ची है, जवान है। क्यों? क्योंकि रिवर की शुरुआत हुई है, लाइफ की शुरुआत होती है, तो बच्चा होता है ना छोटा, है ना। तो क्या होते हैं वहां पे, आपको क्या मिलेंगे? वी शेप्ड वैलीज मिलेंगी, डीप वैलीज मिलेंगी, और स्ट्रीम फॉर्म में मिलेंगी आपको रिवर्स। यानी कि यहां से आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट होके, यहां से आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है। बहुत, ये देखो व्हाइट है ना, यहाँ पे बहुत सारी आइस है, आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होके ये खूब सारा पानी यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीम्स के फॉर्म में आने लग जाता है। आ गया।
दिस इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लुएंस, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लुएंस, संगम, इसी को बोलते हैं संगम। कॉन्फ्लुएंस हो गया, ये आगे जाने लगी, साइडों से बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा है, बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स आ रही हैं, इनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। जब ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज एक मेन जगह पे आके एक सिंगल रिवर का रूप ले लेती हैं तो वो होती है रिवर, और वहां पर आता है आपका मेच्योर स्टेज। अब रिवर मेच्योर हो गई है, रिवर अपने रियल फॉर्म में आ गई है। मेच्योर स्टेज में आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर भी वैलीज होती हैं, गॉर्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑक्सबो लेक। क्या नाम है? और ये ऑक्सबो लेक क्यों बनती है? बिकॉज यहाँ पर मियांडर्स होते हैं, MEANDERS। ये वर्ड्स आपको आने जरूरी हैं, इन वर्ड्स की डेफिनेशन के बेसिस पे भी आपसे चार चार ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या हाउ डज मियांडर रिलेट टू अ रिवर, और चार ऑप्शन दे देंगे। मियांडर का क्या मतलब होता है? मियांडर का मतलब होता है रिवर बहुत ज्यादा घुमावदार तरीके से बह रही है। प्राइमरी स्टेज हो गई यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो रिवर बहुत ज्यादा घूम रही है, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा घूमती है ऐसे, ठीक है। जब पानी घूमता है, बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते लेगा, तो जिन जगहों पे पानी टर्न कर रहा है उन जगहों पे एक्स्ट्रा इरोजन होगा, ठीक है। जिन जगहों के ऊपर पानी अंदर से आ रहा है, यहां पर डिपोजिशन ज्यादा होगा। तो अगर ये मेरी रिवर है ना, अगर ये मेरी रिवर है तो यहां से इरोजन हो गया, यहां से डिपोजिशन हो गया, तो ये एक टाइम आता है जब यहां से रिवर टूट जाती है। बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे तो रिवर क्या सोचती है कि भाई बीच में से निकल लेते हैं, छोड़ते हैं साइडों के रास्ते को, एक्स्ट्रा लेंथ कौन कवर करेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लेंथ कौन कवर करेगा वाला लॉजिक रिवर लगा लेती है, और जो साइडों में जो एक्स्ट्रा टर्न्स हो रहे थे उन टर्न्स को छोड़ देती है और रिवर बीच में से सीधी निकल जाती है। अब छोड़ दिया तो क्या हुआ, वहां पे पानी नहीं बहेगा क्या? हाँ, लेकिन जो पानी बह रहा था वो वहीं रह जाता है, और उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो, बैल देखा है? नहीं, सांड, सांड, ठीक है। मतलब बुल और ऑक्स एक ही बात है। ऑक्स होता है, ऑक्स के पीठ पे एक बाऊ होता है ना, उसी को बोलते हैं। एक हंच होता है, वो उसकी शेप कैसी होती है, दिस इज हाउ अ बुल लुक्स, ये उसका हंच होता है, ऐसी शेप की आपको एक लेक बनी हुई मिल जाएगी। यही होता है, सी यहाँ पर एक लेक बन गई ना, रह गई, और यहां से पानी दो तरफ से आने लग गया है, तो एक टाइम आएगा जब ये वाला पोर्शन लेक बन जाएगा, है ना। यही होता है ऑक्सबो लेक्स, जो कि आपको मेच्योर स्टेज पे देखने को मिलते हैं। और थर्ड स्टेज पे आता है डेपोजिशन। यहां पर आपको डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सी, यहां पर है डेल्टा। डेल्टा कब बनता है? जब नदी अपने लास्ट पॉइंट पे होती है, तो किसी बड़े वाटर बॉडी के अंदर जाके अपना एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर देती है, अपना पानी ड्रेन कर देती है। एक्स्ट्रा क्या होता है? अपना पानी ड्रेन कर देती है, दैट इज मेच्योर डेल्टा स्टेज। हो गई स्टेजेस कंप्लीट, बढ़िया। ओल्ड पे आपको डेल्टा मिल जाएंगे और फ्लड प्लेन मिलेंगे। अपन ने फ्लड प्लेन की कल बात करी थी, प्लेन्स में, ठीक है। नदी है, बह रही है, ऐसे आती है नदी, यहां से आ रही है नदी, दिस इज लैंड, ठीक है। अब ये जो नदी यहां से पानी है ये आ रहा है, तो ये पानी क्या करता है, कभी एक्स्ट्रा बारिश हो जाती है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज एक्स्ट्रा हो जाती हैं, बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं, कभी कोई फ्लैश फ्लड आ गई, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, तो पानी क्या होता है, बाहर निकलने लग जाता है। जब पानी बाहर निकलने लग जाता है तो पानी के अंदर जो सेडिमेंट्स थे वो यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। एक टाइम आएगा जब वो एक्स्ट्रा पानी जो था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मौसम ठीक हो जाएगा, ये डिपोजिशन यहीं रह जाएगा और नदी अपने रियल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। वो जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन है दैट इज कॉल्ड लेविस, और उन्हीं के कारण फ्लड प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस इरोजन होता है, कितने टाइप के इरोजन होते हैं मैं अभी बताती हूँ, और डिपोजिशन, यही दो मेन काम हो रहे हैं, राइट। इरोजन पे चलते हैं। ये रिवर का डायग्राम, इसको इमेजिन करो कि रिवर यहां आ रही है अपनी तरफ, ठीक है, साइडों में लैंड है और रिवर आ रही है, ये रिवर की डेप्थ है, ओके। अब रिवर की जो डेप्थ होती है इन जगहों पे, वाइट कर ले, इस जगह पे जो भी रिवर के सामने आ रहा है वो उसको उखाड़ लेती है, तोड़ लेती है, क्योंकि पानी बह रहा है। रिवर, आपने आप अगर कभी बड़ी रिवर्स के पास में गए हैं तो आपने देखा है हरिद्वार वगैरह के आस में गंगा जी किस तरह से बहती है, कितना कल कल पानी चलता है, बहुत तेज स्पीड में, बहुत प्रेशर के साथ में, फोर्स के साथ में, राइट। अगर इतना तेज पानी कहीं से बह रहा है तो क्या ही नीचे छोड़ेंगे वो अपनी डेप्थ में, राइट। तो नीचे क्या होता है, जो भी नीचे सरफेस पे कुछ भी होता है ना, सेडिमेंट्स हैं, रॉक्स हैं, जो भी कोई आइटम है नीचे, उसको वो उखाड़ के तोड़ने लग जाती है इरोड करने के लिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्रेशन। जब वो चीजें टूट जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, राइट, तो वो नीचे बेस पे तो रहेंगी नहीं, फिर वो पानी अपने साथ लेके चलेगा, यानी कि पानी का जो मेन बॉडी है, वाटर बॉडी है, उस बॉडी के अंदर वो पाई जाएंगी चीजें, बहुत सारे टूटे फूटे स्टोन्स होंगे। वो स्टोन्स जब एक दूसरे से भिड़ते हैं ना,
दो स्टोन से एक दूसरे से भिड़ेंगे तो 3 या 4 टुकड़े हो जाएंगे उनके, तो एक मेजर स्टोन 2 टुकड़ों में बट गया, और जो 2 टुकड़े बटे वो खुद एक दूसरे से भिड़ेंगे तो 4 टुकड़ों में बट गए, तो उनकी साइज क्या होती है, छोटी होती जाती है। दैट इज कॉल्ड एट्रिशन। ठीक है, जब ये एट्रिशन हो गया, एब्रेशन हो गया, तो इतने छोटे छोटे माइन्यूट टुकड़े भी हो जाते हैं कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन, राइट। और कुछ ऐसे अपन को दरारें पड़ती हुई नजर आ सकती हैं पूरी रिवर की नीचे बेस पे, जो सिर्फ यहां नहीं साइडों में भी हो सकता है, मार्जिन बाउंड्रीज जिसको कहते हैं, कि हमें वो हाइड्रोलिक एक्शन देखने को मिले कि अंदर दरारें पड़ने लग गई हैं और उसके अंदर अभी इरोजन होगा। यही है, कुछ और कहानी मैंने नहीं बोली है। एब्रेशन हो रहा है, मटेरियल्स कैरिड बाय द वाटर अवे, ठीक है ना, वेयर एंड टेयर हो जाता है। उसके बाद में एट्रिशन, जो रॉक्स कैरी हो रही थी वो एक दूसरे के कारण भिड़ती, एक दूसरे के साथ भिड़ती हैं, कोलाइड होती हैं और छोटी राउंड पार्टिकल्स में टूटती जाती हैं। जब वो सॉल्युबल पार्टिकल्स इतने छोटे रॉक्स हो जाते हैं, इतनी ज्यादा छोटे सॉइल पार्टिकल्स हो जाते हैं कि वो पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब यही होता है कि जो शेयरिंग फोर्स ऑफ वाटर है वो रिवर बेड को और तोड़ता है, मतलब गेटिंग रेडी फॉर मोर इरोजन, ओके, फॉर मोर एब्रेजन। दिस वाज इट। कहां गए अपन, यहां। हेलिकल फ्लो इन मिएंडर्स, ये आपको देखने को मिलेगी चीज, कहां पे देखने को मिलेगी आपको चीज, ये आपको देखने को मिलेगी मेच्योर स्टेज पे। मिएंडर्स, मिएंडर्स की अपन ने बात कर ली, जो जो टर्न, शार्प टर्न्स रिवर के होते हैं ना, वो जो शार्प टर्न्स हो रहे हैं, दीज टर्न्स आर कॉल्ड मिएंडर्स। जब ये टर्न्स टूट जाएंगे, रिवर अपनी जगह आ जाएगी, अपनी मेन लाइन में आ जाएगी, तो फिर ये जो टूटे हुए टर्न्स हैं ये ऑक्सबो लेक बन जाएंगे। इतना ही होता है, ज्यादा कोई खास इसका कोई डिफरेंट मीनिंग है नहीं, राइट। ये कुछ लैंड फॉर्म्स ऑफ रिवर हैं जो अपन देख लेते हैं। एक तो होता है वी शेप्ड वैली, गॉर्जेस को एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज यू शेप्ड वैली। गॉर्जेस को ही यू शेप्ड वैली भी बोलते हैं। गॉर्जेस का मतलब, ओके, पहले वैलीज पे चलते हैं। वी शेप्ड वैली क्या होती है, पानी, जो नदी है जो अभी स्ट्रीम्स के लेवल पे है, बहुत ज्यादा इमेच्योर है, बहुत यंग है, यूथफुल है, वो इस तरह की वैलीज बनाती हैं। बहुत छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रीम्स हैं जो कि बह रही होती हैं, ठीक है। वो छोटी पतली स्ट्रीम्स, लेकिन उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं और ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, वो बहुत स्पीड से पानी नीचे आता है। जब बहुत स्पीड से पानी नीचे आएगा तो जो भी वहां पर रॉक्स अवेलेबल हैं, जो भी वहां पर सैंड अवेलेबल है, वो उसको काटती भी जाती है, वो गहरी होती जाती है, पर वो अपनी शेप वी मेंटेन करके रखती है। दैट इज अ वी शेप वैली। जब वही वैली चौड़ी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा पानी ऐड होने लग गया है, तो पानी साइडों में से भी काटने लग जाएगा। वो सिर्फ डेप्थ में नहीं काटेगा, वो वाइड भी होगा, तो वो वी शेप यू शेप का हो जाता है। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड अ यू शेप वैली और अ गॉर्ज। उसके बाद में आते हैं वाटरफॉल्स। वाटरफॉल क्यों होते हैं? अर्थ ऐसा तो है नहीं कि जहां पे भी कोई रिवर बह रही है तो वहां पर एक टाइप का रॉक पाया जाता है। हार्ड रॉक्स हैं, सॉफ्ट रॉक्स हैं, कभी सिल के फॉर्म में है, डाइक्स के फॉर्म में है, अपन ने पढ़ा था वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में। वही कारण है। हार्ड रॉक अगर कोई एरिया होता है, जैसे मान लेते हैं वहां पे ग्रेनाइट की रॉक्स पाई जाती हैं, तो पानी उनको बहुत आसानी से नहीं तोड़ पाता। लेकिन उसी ग्रेनाइट के साथ में नीचे अगर सैंडस्टोन पाया जाता है तो पानी बहुत आसानी से काट लेगा, काट लेगा। तो ग्रेनाइट के ऊपर से जो पानी बहता हुआ जा रहा है ना, वो एक दिन आएगा जब नीचे जो यहाँ सैंडस्टोन है उसको तोड़ता हुआ गहरा कर देगा उस जगह को, तो पानी फॉल करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सैंडस्टोन था वो तो इरोड होके चला गया, राइट। कच्चा पत्थर होता है ना सैंडस्टोन, वो इरोड होके चला गया, तो पानी सीधा जाने की बजाय दैट इज कॉल्ड अ वाटरफॉल, ठीक है। उसके बाद में अपन ने मियांडर्स देख लिया है, क्या होता है, ऑक्सबो लेक्स कैसे बनती हैं देख लिया है, डेल्टा क्या होता है, कैसे बनता है, अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ रिवर बैंक, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, आई हैव डन ऑल दैट। यहां आते हैं, रिवर के टाइप्स देखते हैं। फ्लो के हिसाब से देखोगे तो पेरेनियल रिवर्स होती हैं, इनको पेरेनियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साल भर बहती हैं। इनका सोर्स होता है जनरली ग्लेशियर्स। नेक्स्ट होती है इंटरमिटेंट रिवर्स, यानी कि सीजनल, बारिश हुई तो नदी बह गई, बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया। ब्रिलियंट एग्जांपल राजस्थान के लिए लूनी रिवर या जोजरी रिवर, दीज आर नॉन पेरेनियल रिवर्स। बारिश होगी तो बहेगी, बारिश नहीं होगी तो नाले की तरह चलेगी, नदी नदी नहीं लगेगी, ओके। लास्ट एफेमेरल। एफेमेरल रिवर वो होती हैं जो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए क्रिएट हो जाती हैं, और इनका एकमात्र रीजन होता है रेन, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में जो छोटे बड़े बड़े नाले कई कई बार बने हुए छूटे हुए होते हैं, राइट। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अब वो एफेमेरल रिवर है, अदरवाइज वो एक टाइम पे पेरेनियल रिवर थी। मुंबई की मीठी नदी, ठीक है, दैट इज एन एफेमेरल रिवर। आजकल वो नाले के रूप में लोग यूज कर रहे हैं, वेरी शेमफुल। लेकिन बारिश होती है बंबई में तो कितनी बारिश होती है, बारिश होती है तो वो रिवर अच्छे से बहती है,
अपने आप को क्लीन भी कर लेती है, बट दैट इज वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ये तो हो गया फ्लो के हिसाब से डिवाइड करना। फिर है ड्रेनेज, डेंड्राइटिक, इसको मैं एग्जाम्पल, रुको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। ये होते हैं लुक्स, रिवर के दिखने के तरीके से। रिवर हो सकती है डेंड्राइटिक, यानी कि बहुत सारी स्ट्रीम्स चारों तरफ से आ रही हैं, हॉच पॉच हो रहा है, ओ माय गॉड पता नहीं कहां कहां से पानी आ रहा है, दिखने में पेड़ की टहनियों का जाल नजर आता है, डेंड्राइटिक। नेक्स्ट पैरेलल, डायग्राम से पता चल रहा है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स हैं वहां पे जिनको इरोड करना लगभग नामुमकिन हो रहा है, तो जो सॉफ्ट इंक्लोजर्स होते हैं वहां से पानी निकलता है और पानी पैरेलल बहता है, पैरेलल। फिर है ट्रेलिस पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न काम करता है ऐसे, समझ में आ गया, मतलब पानी स्क्वायर्स में और प्रॉपर रेक्टेंगुलर 90 डिग्री शेप्स ले लाके और फिर मुड़ के ज्वाइन करता है, ट्रेलिस पैटर्न। नेक्स्ट है रेडियल, दिख रहा है डायल की तरह, घड़ी के डायल की तरह है, पानी सारा का सारा बीच में से निकलता हुआ आ रहा है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में है सेंट्रीफ्यूगल, पानी किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि ये एक रिवर है, और इसको इतनी सारी स्ट्रीम्स आके जोड़ रही हैं, एक पर्टिकुलर एरिया से वो पानी चैनल होके मेन रिवर तक जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपीडल, मेन लेक है आपकी और चारों तरफ से पानी बनता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी, ये आपको साफ नजर आ रहा है, जैसे ट्रिब्यूटरीज होती हैं पानी सब जुड़ के एक नदी बनाती हैं, वैसे डिस्ट्रीब्यूटरी उल्टा हो जाता है, एक नदी कई सारी छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाता है। रेक्टेंगुलर में और ट्रेलिस में एक डिफरेंस है, रेक्टेंगुलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूटरीज के लिए लागू होता है कि भाई वो पानी जो है वो 90 डिग्रीज पे कट कर रहा है। ट्रेलिस में डिस्ट्रीब्यूटरीज भी ऐसी ही होती हैं, मेन रिवर भी इसी पैटर्न पे रन करती है, और एन्युलर बस कहीं से भी कोई भी पानी आ रहा है, ओके राइट। ये है बाय, हैंग ऑन अ सेकंड, बाय ड्रेनेज। उसके बाद में है बाय एज, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड रिवर्स होती हैं। अदर्स में आता है आपका एक्सोटिक और एंटीसीडेंट। एक्सोटिक रिवर्स के लिए अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, नाइल है, क्योंकि वो एक लेक से पानी लेती है और पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट से बह के डेल्टा बना देती है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ठीक है। एक रिवर एक एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट के अंदर से गुजर रही है और उस रिवर का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, दिस इज एन एक्सोटिक टाइप ऑफ रिवर। और है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट उन रिवर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो रिवर्स अनंत काल से बहती आ रही हैं और टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण भी उनका पैटर्न बहने का या उनका रीजन बहने का चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हिमालयस हैं, गंगा है, यमुना है, सॉरी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और इंडस है, वो टेक्निकली सतलज भी है बट उसको अपन एक बार साइड में रख देते हैं। गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीन रिवर्स हैं, तीनों हिमालयन सोर्स से आती हैं, राइट। पर हिमालयाज हमेशा नहीं थे, वहां क्या था, टेथिस सी था, टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण वो टेथिस सी आज हिमालयस का रूप ले चुका है। जब हिमालयाज नहीं थे वहां टेथिस सी था ना, तब भी ये तीनों रिवर्स वहां थी। टेक्टोनिक शिफ्ट होने के बावजूद इन रिवर्स का खत्म नहीं, ये रिवर्स खत्म नहीं हुई हैं, इन्होंने अपनी हाइट बढ़ा ली है अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द लैंड, ठीक है। तो ये है एंटीसीडेंट रिवर का एक बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल, और इंडस में भी झेलम इज द ट्रू एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है राइट। उसके बाद में है एग्जांपल्स, आपको भी एग्जांपल तो भाई याद करने पड़ेंगे, हर टाइप के रिवर के लिए आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। एंटीसीडेंट का यहाँ एक्सप्लेनेशन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, अ रिवर दैट मेंटेन्स इट्स ओरिजिनल कोर्स एंड पैटर्न डिस्पाइट द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड और द फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज ही बन गई पूरी की पूरी, तो पूरा का पूरा लैंड का जो एक एरिया है, पूरा का पूरा जो रीजन है वो ऊपर हो गया, अपलिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो रिवर बह रही है, उससे पहले भी बह रही थी, ओके। ये होती हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। नेक्स्ट, रिवर्स लोकेशन और फीचर, हर कॉन्टिनेंट पे एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका क्या है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ आइस, राइट। तो टेक्निकली जिस दिन एंटार्क्टिका पिघल जाएगा, और एंटार्क्टिका के नीचे क्या है, लैंड है। आर्कटिक क्या है, विदाउट एनी लैंड है, आर्कटिक सर्कल पे कोई लैंड नहीं है, वहां पे जो भी पानी है, जो आइस है ना, वो पानी का ही जम के बना है, वहां कोई टेक्निकली लैंड नहीं है जिसके ऊपर आइस जमी हुई है। एंटार्क्टिका लैंड है जिसके ऊपर आइस जमी हुई है, तो अगर एंटार्क्टिका पूरा पिघल जाता है तो उस लैंड के ऊपर रिवर्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो एंटार्क्टिका के अलावा सभी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगी, रिवर्स के सोर्स, ट्रिब्यूटरीज, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, वाटरफॉल्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टास, ये अपन देख चुके हैं, ये इनके बेसिक फीचर्स होते हैं। और अब आपको यूथ रिवर्स किस टाइप की दिखने की होती हैं, कुछ एग्जांपल्स निकालो, जैसे झेलम, जो ऊपर जस क्या नाम है उसका, श्योक रिवर, राइट। श्योक रिवर जो है वो SHYOK, इनफैक्ट झेलम भी काफी हद तक यूथफुल रिवर है।
मियांडर्स, ऑक्सबोलेक्स, ठीक है, लेवीज, नेचुरल एम्बैंकमेंट्स बनते हैं, उनको कहते हैं। रिवर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो लैंडस्केप को शेप करती हैं। वैलीज, कैनियंस, ये सब आपको रिवर्स के ही कारण देखने को मिल रहे हैं। बहुत हाई वाटरफॉल्स जैसे जॉग फॉल्स, मुझे कमेंट्स में बताओ जॉग फॉल्स कहाँ पे हैं? JOG कहाँ पे है? दूसरा क्या नाम है उसका, विक्टोरिया, नहीं विक्टोरिया नहीं, नायग्रा फॉल्स बताओ मुझे कमेंट्स में, नायग्रा फॉल्स कहाँ पे हैं? ठीक है, बताना मुझे, कमेंट्स में लिखो, चाहे गूगल करके लिखो, ठीक है, लेकिन गूगल करोगे तो दो चीजें पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए मैं गूगल यूज करने के लिए अलाउ करती हूँ। इकोलॉजी, रिवर्स हैं जहां पर पानी है, पानी होगा तो बायोडाइवर्सिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर काफी सारी स्पीशीज की हैबिटेट्स होंगे। रिवर क्या करती हैं? हीट ट्रांसपोर्ट करती हैं और सेडिमेंट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेडिमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैम ये हीट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मैं एक इंटरेस्टिंग सा आपके लिए डायग्राम लेकर आई हूं, उससे अपन समझेंगे हीट ट्रांसपोर्ट क्या होता है। हीट ट्रांसपोर्ट होता है ऐसे, ये क्या है, रिवर्स में ओके, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। चाय बनाते हैं अपन सब, सबसे पहले क्या डालते हैं? पानी, और नीचे गैस चला ली, पानी से अपन ने उसको जो भी है अपना जो सॉसपैन है उसको भर लिया, ठीक है। सबसे पहले पानी गर्म कहाँ होता है? सबसे लास्ट में ऊपर आएगा, ऐसा ही होता है, लॉजिक तो यही कहता है, बट टेक्निकली थोड़ा सा इस लॉजिक में फ्लॉ है। जो चीज गर्म होती है वो ऊपर राइज होती है, मैंने दोनों क्लासेस में बताया है, आज भी बता रही हूँ। ये हवा के साथ ही नहीं, ये लिक्विड के साथ में भी लागू होता है। जो नीचे पानी डायरेक्ट गैस के टच में आ रहा है वो गर्म हो गया है, यानी कि वो हल्का हो गया है, वो जाएगा ऊपर सरफेस पे, और सरफेस का पानी जो है वो नीचे आने लग जाता है। भाई वो ठंडा है, भारी है, वो नीचे आ जाएगा, नीचे गैस जल रही है, वो फिर गर्म होगा। ये सेम प्रोसेस रिवर्स कर दो, लेक्स में भी काम, सॉरी रिवर्स और लेक्स में भी काम आती है। कैसे? पानी बह रहा है, ऊपर सूरज है, ऊपर सूरज है तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया, एक पॉइंट तो वो हो गया। दूसरा, धरती अंदर से गर्म है, धरती अगर अंदर से गर्म है तो पानी जो धरती को लास्ट नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टच कर रहा है वो भी गुनगुना होगा, गर्म होगा, वो ऊपर राइज करेगा। इन दोनों पानियों के बीच में भिड़ंत हो जाएगी, तो जो बीच का पानी है ना, वो वहां पर ही कन्वेक्शन करंट बनने लग जाते हैं, पानी टर्न करने लग जाता है, और इसी को बोलते हैं हीट ट्रांसफर ऑफ वाटर। मैंने यहाँ पे पता है बहुत सारे वो लगाए थे डायग्राम्स में, उनको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले अपन यही देख लेते हैं हीट ट्रांसफर कैसे काम करता है। ये है एपिलिम्नियन, सन के कारण होने वाला जो पानी गर्म होता है उसकी साइकिल बन रही है, और ये है हाइपोलिम्नियन, जियोथर्मल हीट जो है, जो धरती की गर्मी है उससे पानी गर्म होता है, और ये है थर्मोक्लाइन, ये है वो एक्चुअल पानी जो दोनों, जो ठंडक है जिसमें ऊपर और नीचे गर्म पानी के बीच में फंस गया है और चर्न कर रहा है, ठीक है। यही है, इस डायग्राम से डरने की जरूरत नहीं है, इट्स एक्चुअली वेरी इजी, ठीक है। ज्योग्राफी इजी होती है, थोड़े से शब्द नए होते हैं इसीलिए परेशानी होती है, अदरवाइज ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है, ज्योग्राफी इज वेरी लॉजिकल, ठीक है। ये समझ में आ गई? ऊपर वाला पानी होगा, इवेपोरेशन होगा, रेन होगा, रेडिएशन होगा, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। विंड है जो वेव्स क्रिएट करेंगे, और इन वेव्स के छोटे छोटे जो पानी के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको उड़ा उड़ा के ले जाएगी तो क्लाउड बन जाएंगे। रिवर का इनफ्लो हो रहा है, पानी यहाँ से एंटर हो रहा है किसी रिवर के कारण, और पानी यहाँ से निकल रहा है किसी और दूसरी रिवर को फीड करने के लिए, जैसे लेक विक्टोरिया से नाइल निकलती है तो वो क्या है? रिवर का आउटफ्लो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, बढ़िया। अब अपन देखते हैं कुछ और डायग्राम्स, पहले यहाँ देखें, मैंने कर लिया कंप्लीट, हीट ट्रांसफर कर लिया, सेडिमेंट, ठीक है, कल्चरल यूज भी है रिवर्स का, ओके। ये इरोजन पे देख लेते हैं, मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है डाउन कटिंग कैसे होती है पानी की, ठीक है। गॉजेस बनने लग गए हैं बहुत ज्यादा डीप, पानी तो काटेगा ना, पानी तो इरोड करेगा, गॉजेस बन गए हैं। अंडर कटिंग में इसके ऊपर ध्यान दो, ये है सॉफ्ट रॉक, ये तो है ग्रेनाइट, और ये है सैंडस्टोन। जो सैंडस्टोन होता है वो जल्दी कटेगा, तो जो यहाँ पे पानी आ रहा था ना नीचे, सी दिस वाटर इज कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ इरोजन, जब ये पानी गहरा होता जा रहा है, नीचे आ रहा मतलब गहराई हो रही है, रिवर गहरी होती जा रही है, डीप हो रही है, तो ये एक दिन इस सॉफ्ट रॉक को टच कर लेगा, सॉफ्ट रॉक को बहुत जल्दी इरोड कर देगा, ठीक है, तो नीचे गॉजेस बन जाएंगे, यही होता है। नेक्स्ट, स्लम्स, सीधी सी बात है, पानी यहाँ से बह रहा है, और एक दिन एक्चुअली नदी ऐसी थी और यहाँ पे पानी खूब सारा बह बह के यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा पानी एक्यूमुलेट होने लग गया, इरोड करते करते वी शेप्ड वैली बना ली, टाइम लगता है इसमें, ठीक है, ओके। और ये भी सेम वही चीज हो रही है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स का ऑल्टरनेटिव वे में जचे हुए हैं, तो ये उसका नेक्स्ट मीनिंग है।
एग्जैक्ट सेम थिंग, थोड़ा बड़ा डायग्राम में वर्टिकल इरोजन हो रहा है, वेदरिंग साइड में से हो जाती है, बहुत मास लेवल पे मूवमेंट होता है क्योंकि इरोजन हो रहा है, बहुत ज्यादा वाटर की मूवमेंट हो रही है, इरोजन हो रहा है, और लास्ट में वी शेप्ड वैली बन के हमें नजर आ जाती है, जैसी शोक रिवर की है, जैसे झेलम रिवर की है। भागीरथी, अलकनंदा, ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं वी शेप वैली के, क्योंकि जब ये क्रिएट होके मेनलैंड की तरफ आ रहे होते हैं तो ये वी शेप वैलीज और गॉर्जेस बनाते हैं। यहां पर अपन देख लेते हैं कि वाटरफॉल कैसे होता है। मैंने बताया था हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, पानी बह रहा है, हार्ड रॉक को इतनी आसानी से इरोड नहीं करेगा, बट सॉफ्ट रॉक को इरोड करने लग जाएगा। जैसे ही पानी इरोड करना शुरू करता है, पानी की हाइट में डिफरेंस आ जाता है, पानी थोड़ी सी भी हाइट से अगर गिरेगा तो कुछ और एक्स्ट्रा इरोजन होगा, वो एक्स्ट्रा इरोजन अपन को देखने को मिलता है। फिर ये प्लंज पूल क्रिएट हो जाते हैं। प्लंज मतलब डुबकी, वो क्या कहते हैं, कूद के डुबकाना, और पूल मतलब ठीक है पूल ही होता है, ओके। अंडर कटिंग होने लग जाती है, यानी कि यहां से एक्स्ट्रा इरोजन होने लग जाता है, क्योंकि पानी इतना स्पीड से, इतना वायलेंटली गिर रहा है नीचे कि इरोजन की स्पीड बढ़ जाती है, और फिर अपन को वाटरफॉल्स, क्लियर वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, राइट। चलो, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हीट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। रिवर्स के कुछ एग्जांपल्स, नाइल दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, और डेल्टा बनाती है कहां पे, मेडिटेरेनियन सी में। कौन से कंट्री से, इजिप्ट से। अमेजोन दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम, रेन फॉरेस्ट बनाती है। यांगजी रिवर आपको चाइना में मिलेगी, जिसके ऊपर थ्री गॉर्जेस डैम बन रहा है, जो इतना विशाल और इतना ज्यादा पानी इकट्ठा करता है कि धरती को टिल्ट कर दिया चाइना ने, ओके। मिसिसिपी, मिसूरी रिवर नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, इनफैक्ट यूएसए में पाई जाती है, और इसका मेजर काम है ट्रांसपोर्टेशन, ओके। गैंजेस रिवर 40 करोड़ लोगों को सपोर्ट करती है, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स में से एक है, शर्म आनी चाहिए मतलब। लोकल लूनी हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। निमोनिक के लिए नाइल, अमेजोन, यांगजी, मिसिसिपी, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये टॉप 5 रिवर्स जो होती हैं, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी याद करना पड़ेगा। रिविजन चल रहा है अपना, ओके। चलो, ये है मैंने लगाया है अमेजोन रिवर का बेसिन, कितनी विशाल है, बहुत सारे कंट्रीज से ट्रिब्यूटरीज पानी इकट्ठा कर करके अमेजोन रिवर में लाते हैं, और अमेजोन रिवर दुनिया के लंग्स को सपोर्ट करता है, विच इज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ओके, राइट। इन रिवर्स का नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इनफैक्ट एक भी ट्रिब्यूटरी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि अमेजोन कौन कौन से कंट्रीज से बहती हुई आती है। अब मैं अगर ये बोलती हूँ कि अमेजोन बह रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इस मोटी वाली नदी का ध्यान नहीं देना है आपको, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूं। अगर मैं अमेजोन बोलती हूँ तो मैं इन सब की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं बोलती हूँ कि अमेजोन रिवर या अमेजोन बेसिन कौन कौन से कंट्रीज में है, तो आपके लिए साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप इंपॉर्टेंट है। दिस इज नाइल रिवर, ठीक है। लेक विक्टोरिया से पानी निकलता है, युगांडा से होता हुआ साउथ सुडान, नॉर्थ सुडान, इथियोपिया में भी से भी आपके पानी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सुडान होते हुए यहाँ पे इजिप्ट में आता है, और कायरो जो कैपिटल है, इट्स अ कोस्टल सिटी, कायरो से डेल्टा बन जाता है। हाईली एग्रीकल्चरलाइज्ड रीजन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। सहारा डेजर्ट है, यहां से लेकर यहां तक पूरा सहारा डेजर्ट है, डेजर्ट के बीचों बीच से बहती है, ओके, राइट। नेक्स्ट, दिस इज गेंजेस एंड, रुको, यहाँ पर गेंजेस है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, इसी में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा क्लीन ज्यादा अच्छा मैप है, राइट, थोड़ा सा डिटेल्ड है। यहाँ से निकल रही है रामगंगा, बाणगंगा, ये सब आती हैं, ये सब जुड़ती हैं, गंगा रिवर बन जाती है यहाँ से, हरिद्वार से जुड़ती जुड़ती यमुना, यहाँ संगम हो गया, यहाँ पर गोमती, घाघरा, गंडक, यहाँ से कोसी, यहाँ से बनारस से रिवर आ रही है। ये सारी रिवर आते आते वेस्ट बंगाल में आती हैं। वेस्ट बंगाल में एक फाड़ हो जाता है हुगली के पास में, उस पानी को जोड़ देता है दामोदर, विच इज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आया करती थी यहाँ पे। बंगाल से निकल के ये पद्मा बन जाती है बांग्लादेश में। गंगा का तो यही टेरिटरी है। ब्रह्मपुत्र पे आते हैं, यारलोंग सैंगपो एग्जैक्टली उसी जगह से स्टार्ट होती है जहां से इंडस रिवर स्टार्ट होती है, मेन इंडस की बात कर रही हूँ, ठीक है, झेलम वगैरह नहीं, इंडस खुद, ओके। यारलोंग जैंगबो यानी कि सैंगपो रिवर आती है, यहाँ से एक टर्न लेती है, शार्प टर्न, दिबांग, दिहांग, लोहित, ये सब आपको यहाँ पर सुबनसिरी वगैरह बहुत सारी रिवर्स मिल जाएंगी जो ब्रह्मपुत्र को जुड़ती हैं। आसाम से होती हुई ब्रह्मपुत्र हर साल बाढ़ लेती हुई एंटर कर जाती है तीस्ता के साथ में बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये दोनों रिवर्स बनके मेघना वगैरह के रूप में बह जाती हैं। मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट फर्टाइल डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड रादर, सुंदरबंस डेल्टा, ठीक है, राइट। इसको हटा देते हैं अपन, बिकॉज इट्स द सेम मैप एक्चुअली। दिस इज मिसिसिपी रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसका 90% पोर्शन
99 इनफैक्ट मिसिसिपी रिवर पूरी की पूरी यूएस में ही है। मोर देन हाफ ऑफ यूएस मिसिसिपी रिवर से पानी रखता है। यहाँ से मिसौरी से शुरू होती है, येलोस्टोन नेशनल पार्क से जो छोटी मोटी रिवर्स हैं, मुल्फ रिवर्स हैं, ये सब आती हैं, ठीक है ना। ये सारी रिवर्स मिसौरी रिवर जुड़ती जाड़ती। जेम्स मिनेसोटा में मिसिसिपी रिवर मेजर, यहाँ मिसौरी रिवर चल रही है, मिसौरी रिवर यहाँ पर आकर जुड़ जाती है, ओके। और ये मिसौरी रिवर बाद में मिसिसिपी रिवर के साथ में आती है और गल्फ ऑफ मेक्सिको, जिसको ट्रंप गल्फ ऑफ अमेरिका बोलना चाहते हैं, उसमें आके ड्रेन कर देती है, ठीक है। सारी ट्रिब्यूटरीज नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इन लेक्स का जरूर नाम याद करना पड़ेगा। जब मैं लेक्स वाला पोर्शन लाऊंगी तो अपन ये देखेंगे, लेकिन मिसौरी रिवर, मिसिसिपी रिवर, ये दो रिवर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यूएस की, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इसको देखोगे, ये डेंड्राइटिक पैटर्न है। अपन ने अभी ड्रेनेज के हिसाब से रिवर्स का टाइप्स देखे थे, दिस इज डेंड्राइटिक पैटर्न, ओके। नेक्स्ट, रिवर्स के यूजेस। वाटर सप्लाई होता है, ड्रिंकिंग इरिगेशन में यूज करते हैं, हाइड्रो पावर के लिए यूज करते हैं, जैसे हूवर डैम अमेरिका का, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, अमेरिका में ही मिसिसिपी रिवर को ट्रांसपोर्ट शिपिंग के लिए यूज किया जाता है। फिशरीज, रिक्रिएशन, इंडस्ट्रियल सपोर्ट, सब कुछ है। और राजस्थान में हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में रिवर्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स क्या करती हैं, एक्वाइफर्स को चार्ज करती हैं, ठीक है, राइट। रिवर्स को प्रॉब्लम कहां कहां आ रही है, पोल्यूशन से आ रही है, डैम्स बना देते हो तो फिर रिवर का फ्लो रुक जाता है, तो जो भी रिवर्स में जो वाटर क्या कहते हैं, वाटर फौना है, क्या कहते हैं उसको, हाँ फिशेज वगैरह हो गई, राइट, फिशेज हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गई, ये सारी चीजें होती हैं, ये ट्रैवल नहीं कर पाती, माइग्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि आपने डैम बना दिया, आपने रोक दिया, तो ये प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज इज अ बिग प्रॉब्लम जो रिवर्स के कारण होता है, और क्लाइमेट चेंज इज अ बिग थिंग जो रिवर्स को परेशान कर रहा है, रिवर्स को चेंज करने पे मजबूर कर रहा है। और ओवर एक्सट्रैक्शन, बहुत ज्यादा पानी आप निकाल रहे हो रिवर्स के अंदर से, बहुत ज्यादा सोर्सेस को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो रिवर्स भी मर सकती हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अराल सी। अब अराल सी में सी है, हाँ लेक के फॉर्म में है, मैं वैसे बता रही हूँ। अराल सी एक्चुअली खत्म क्यों हुआ, सिर्फ क्लाइमेट चेंज इज नॉट द रीजन, इट्स दी फास्टेस्ट क्या कहते हैं, इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि उसको फास्ट हो गया, उसकी डेथ जो है वो फास्ट हो रही है। बट अराल सी को ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं मारा है, तो लेक्स में भी ये प्रॉब्लम है, सिर्फ रिवर्स में ही नहीं है थ्रेट्स। अब लाते हैं अपन लेक्स के ऊपर। पानी कहीं पे खड़ा है भैया, इकट्ठा होया हुआ है, दैट इज कॉल्ड लेक्स। लेक्स कैसे कैसे बनती हैं, टेक्टोनिक तरीके से बनती हैं, ग्लेशियल रीजन से बनती हैं, रुको यहाँ पर है, वॉल्केनिक लेक होती हैं, ऑक्सबो लेक होती हैं, ग्लेशियल लेक होती हैं, टेक्टोनिक लेक होती हैं, आर्टिफिशियल, जब आपने डैम बना दिया तो लेक बन गई, और डेजर्ट्स में आपको ओएसिस दिखने को मिलते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ लेक्स। समझाना पड़ेगा नहीं, आसान है, मैंने बताया था। वॉल्केनिक eruption हुआ, कैल्डेरा था, ठीक सॉरी क्रेटर था, वो कैल्डेरा के फॉर्म में बन जाता है, तो बड़ा सारा एक वहां पर एक होल हो जाता है, ठीक है ना, इट्स क्या कहते हैं, एक लेक का फॉर्म ले लेता है, वहां बारिश वगैरह हो जाएगी, हजारों हजार साल की ठंडा होने के बाद में बारिश हो जाएगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में एग्जिट तो है नहीं, पहाड़ के ऊपर है वो, दैट इज वॉल्केनिक लेक। ऑक्सबो लेक अभी अपन ने देखा था, रिवर कैसे बनाती है, मियांडर्स को तोड़ के बना देती है। ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर हुआ करता था, क्लाइमेट चेंज हो गया है, या फिर आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स वो ग्लेशियर अब रहा नहीं है, ठीक है ना, टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया है, तो वो ग्लेशियर जहां पहले कभी कहीं बर्फ होती थी, वो जगह पूरी की पूरी शिफ्ट होकर ट्रॉपिकल एरियाज में आ गई है, तो अब ग्लेशियर तो बन नहीं सकता है, ठीक है, तो वहां पर लेक रह जाएगी। टेक्टोनिक प्लेट्स खुद लेक बनाती हैं, मैंने आपको कल या परसों की क्लास में बताया था, एक अफार ट्राइंगल है अफ्रीका में, अगर अफार ट्राइंगल किसी दिन टूट जाता है बिकॉज टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो रही हैं, तो वो टूट के क्या बनाएगा वहां पे, सबसे पहले वाटर बॉडी आएगी ना, तो वो है टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण बनने वाला वाटर बॉडी लेक। आर्टिफिशियल लेक आपने डैम बना दिया, ओएसिस अपन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ड्राई डेजर्ट होता है, वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, नेचुरल कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो तेज हवाएं बहती हैं, जो छोटे छोटे हल्के फुल्के सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनको उड़ा उड़ा के ले जाते हैं इरोड करके, और एक दिन इतना ज्यादा इरोजन हो चुका होता है कि जो वाटर टेबल है वो सरफेस पे आ जाती है, इतनी डेप्थ हो गई कि सरफेस तक वाटर टेबल देखने लग गई, तो वो वहां पे ओएसिस बन जाता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ लेक्स। फिर है एवोल्यूशन, ठीक है, सेडिमेंट्स वगैरह उसको भरते जा रहे हैं, ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर्स अपन बनाते जा रहे हैं। ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन, अगेन द सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा है। दीज आर अलग थोड़ा सा ज्यादा उसमें है, टाइप्स में है, इतना आपके कोर्स में है नहीं, जो टाइप का आपका कोर्स में था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई मीटियोराइट आके धरती के ऊपर गिर जाता है, वहां पे बारिश हो जाती है, क्योंकि वहां पे खड्डा हो गया, बारिश हो जाएगी, तो पानी भर जाएगा, लेक हो जाएगी। मीटियोराइटिक लेक, टेक्टोनिक लेक, वॉल्केनिक लेक, ग्लेशियल लेक, फ्लूवियल लेक,
ऑक्सबो के कारण बनती है। लैंडस्लाइड हो गई कहीं पे, वहां पर डिप्रेशन आ गया जमीन का, तो उसके अंदर बारिश हो जाएगी, पानी भर जाएगा, या फिर कोई लेक आके वहां पे ड्रेनेज कर देगी, ठीक है। लैंडस्लाइड लेक, एयोलियन लेक, ओएसिस को बोलते हैं, शोरलाइन लेक, ऑल दीज थिंग्स, ये सब पानी इकट्ठा होने का तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेक के टाइप्स। फ्रेश वाटर लेक होती हैं जहां पर साफ पानी मिलता है जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली। सेलाइन लेक होता है जिसका दूसरा नाम होता है एंडोरिक लेक। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास में डेड सी, द मोस्ट सेलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड। कहां पर है, कौन बताएगा मुझे, कमेंट्स में बताओ। डेड सी कहां पर है, बहुत फेमस है। जिस कंट्री से डेड सी का बॉर्डर लगता है, जिस कंट्री के पास में डेड सी है, जहां के लोग वहां पर जा सकते हैं, रिक्रिएशन वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, वो कंट्री इस वक्त वॉर में है। वो कंट्री लगभग 70 साल से वॉर पे ही है वैसे तो, पर 3 साल से तो वॉर में है। बताओ मुझे कौन से कंट्री से डेड सी लगता है, कहां पर है डेड सी। नेक्स्ट, बाय ओरिजिन, एक्सक्यूज मी, राइट, सॉरी, हाँ, नेचुरल लेक होती हैं, आर्टिफिशियल। अब नेचुरल लेक अपन ने देखा, जो आपकी टेक्टोनिक लेक है, वोल्केनिक लेक है, जो भी आपकी ऑक्सबो लेक है, ये सारी नेचुरल हैं। आर्टिफिशियल में आपके पास में क्या है, डैम है। डैम क्रिएट्स अ लेक, राइट। हाँ, तो डैम है, वो आर्टिफिशियल लेक हो गई। दूसरा, सॉरी, तीसरा, न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रोफिक। मैं बताती हूँ। ओलिगोट्रॉफिक वो होती है जहां पर आपको क्लियर मिलेगा, मतलब उसके अंदर कोई आपको फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, या फिर बहुत ज्यादा कोई पेड़ पौधे, जो सॉरी पौधे तो नहीं, घास फूस होता है पानी के अंदर, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ तो नहीं होते हैं, पौधे होते हैं, वो होती है यूरोट्रॉफिक लेक, यूट्रोफिक लेक। यूट्रोफिक लेक का मतलब होता है उसके अंदर एल्गा है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उसका बीओडी बहुत हाई है, उसके अंदर बहुत सारी लाइफ है, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना भी पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है वो सब कंज्यूम हो चुका होता है, और वो लेक जनरली क्या कहते हैं, पानी खत्म हो जाता है, मतलब वहां पर लाइफ सपोर्ट नहीं पॉसिबल है। वो होती है यूट्रोफिक। और जैसा लेक, वो सारी कंडीशंस जिस लेक में नहीं होती हैं, वो होती है ओलिगोट्रॉफिक, ठीक है। इजी है। ओलिगोट्रॉफिक लेक जनरली आपको सेंट्रल यूरोप में देखने को मिलेंगी, जहां पर बहुत क्लियर वाटर की वीडियोस देखते हैं अपन, कई बार लोग बोटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर वाटर है कि आप उसका बिल्कुल बेस भी देख सकते हो, दैट इज ओलिगोट्रॉफिक लेक। अब एक्स्ट्राज में परमानेंट लेक्स हैं, टेम्परेरी लेक्स हैं। तो टेम्परेरी लेक्स जनरली सीजनल लेक्स होती हैं, जो आपको डेजर्ट्स वगैरह में पानी बरस गया, कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया डिप्रेशन में, तो उसके लिए देखने को मिलती हैं। और परमानेंट लेक के पास में अपने, जैसे अपने एग्जांपल है डल लेक, राइट, तो इट्स अ परमानेंट लेक। ओके, ये है राइट, यही एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं फालतू ही परेशान हो रही थी। ओके, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास ये डायग्राम है। ये आपके पास में एक लेक है, इट्स अ डीप लेक, ठीक है। पानी ठहरा हुआ है, और यहाँ पर बहुत आपको दो चार फिश देखने को मिलेंगी, बट पानी क्लियर है। पानी के अंदर आपको पोल्यूटिंग सेडिमेंट्स नहीं मिलेंगे। ह्यूमन पोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, नेचुरल पोल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, ये है आपका मीजोट्रॉफिक। मीजोट्रॉफिक लेक वो होती है जहां पर आपको ये एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है, ये इरोजन हो गया, और यहां पर न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, पानी मिल गया, न्यूट्रिएंट मिल गया, तो अब लाइफ भी आ जाएगी, राइट। तो आपको ग्रीनरी देखने को मिल सकती है, आपको पौधे उगते हुए देखने को मिल जाएंगे। और जहां पर ग्रीनरी होगी, पौधे होंगे और पानी ठहरा हुआ होगा, वहां पर क्या होगा, काई होगी, काई जम जाती है अपने, है ना। बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है घर के आसपास के इलाकों में, तो ग्रीन ग्रीन से लेयर बन जाती है एक, क्या होता है वो, एल्गा, एल्गल ब्लूम हो जाता है। तो आपको सरफेस के ऊपर भी एल्गल ब्लूम देखने को मिल जाएगा। और यही कंडीशन बहुत बहुत सिवियर हो जाती है। देखो कितने सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए कि जो लेक की डेप्थ थी वो भी कम हो गई, राइट, और ऊपर भी एल्गा जमा हो गया, तो ये जो पानी है ये खत्म हो जाता है, यहाँ पर पानी खत्म ही हो जाता है। और ये हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा एराल सी में, ठीक है। तो वो हो गई ओलिगोट्रॉफिक, ये हो गई यूट्रोफिक, और ये तो लेक इज कंप्लीटली डेड नाउ। ओके, नेक्स्ट, लेक्स की लोकेशन और लेक्स के फीचर्स। ग्लेशियर लेक्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, जो नॉर्दर्न आपका रशिया है, अलास्का है, ठीक है, नॉर्दर्न कनाडा, हडसन बे के आसपास, आपको ग्रीनलैंड में ये ग्लेशियल एरियाज होते हैं, वहां पर आपको ग्लेशिएटेड एरियाज में बहुत ज्यादा लेक्स देखने को मिलेंगी। इनके फीचर्स, शोरलाइन जोन्स, ठीक है। अब ये जोन्स, अब दिस इज नॉट कि मैं समझा नहीं रही, ये टॉपिक आपका वापस से ओशनोग्राफी में आएगा और मैं समझाऊंगी लिटोरल जोन कौन सा होता है, प्रोफंडल जोन कौन सा होता है। जब अपन सीज और ओशंस पढ़ेंगे वहां ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज मैं एग्जाम्पल सीज और ओशंस का दे पाऊंगी। इस पॉइंट को अभी छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट दिस, ये डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसमें जो बहुत डीप होता है, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है, वो भी अलग जोन होता है, तो ये जोन अलग है, इनको भूल जाएंगे। शोरलाइंस ऑब्वियस सी बात है, पानी जहां पर अपन को सरफेस में जमीन से अड़ता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड शोरलाइन, है ना।
इनफ्लो और आउटफ्लो अभी अपन ने देखा था कि ये लेक है, यहां से पानी अंदर आ रहा है लेक में पानी भरने के लिए, और लेक ओवरफ्लो होके कहीं से पानी निकाल भी देती है। ब्रिलियंट एग्जांपल इज लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो ऐड करती हैं पानी को, और एक पॉइंट पे लेक विक्टोरिया पानी को आउटफ्लो दे देती हैं और नाइल रिवर बन जाती है। गुड, राइट। आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक मेरे साथ चल रहे हो। ये जोन्स हैं, अब ये जोन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें हीट जोन वगैरह भी आती हैं। नीचे क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है, पानी गुनगुनाए, अपन देख चुके हैं, वो सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है, यहाँ पर लाइट भी है। जो टॉप पानी की लेयर है जिसको फोटिक लेवल बोलते हैं, फोटिक मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स काय में होते हैं, लाइट में होते हैं, राइट। जो फोटिक लेवल है वहां तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है, तो आपको वो जीव जंतु देखने को मिलेंगे जिनकी लाइट से काम चलता है। लाइट नहीं होगी तो वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे एफोटिक्स। एफोटिक लेवल वो होता है जहां पर लाइट बहुत मुश्किल से पेनिट्रेट कर पा रही है, बहुत मुश्किल से। और फिर होता है हाइपोलिम्नियन लेवल, जहां पर लाइट नहीं है, ठीक है। तो लाइट नहीं है वहां पर आपको ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी। एफोटिक लेवल पे आपको ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हो सकता है कुछ ना कुछ एनिमल्स देखने को मिल जाएं, ठीक है ना। कुछ बहुत ऐसी डीप लेक या डीप सीज में पाई जाने वाली जो फिशेस होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर तो आपको अपनी लाइफ देखने को मिलेगी। आप लेक्स वगैरह में अगर कभी गए हो तो आपको पता है कि जब जब तक इंसान सेफली चल सकता है ना उस पानी में, तो आपको वहां पे घास फूस भी देखने को मिलेगा और कोई छोटी मोटी फिशेस भी हो सकता है कि आपके अड़के चली जाए। यही है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से डीपली समझाऊंगी जब अपन ओशंस पे जाएंगे, क्योंकि ओशंस का जो क्या कहते हैं सरफेस होता है, जो ग्राउंड सरफेस होता है, वहां पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वी विल गो अगेन विद दिस, इसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आते हैं, ये जो मैंने अभी बताया कि पानी का इनफ्लो हो रहा है, पानी का आउटफ्लो हो रहा है, ग्राउंड वाटर में भी लॉस हो रहा है, रन ऑफ पानी जो है वो लेक में आके जुड़ जाता है, पानी से इवेपोरेशन भी हो जाता है। ये एक लेक का मोटा माटी फंक्शन होता है कि लेक है तो ये सब हो रहा है। ओके, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है, नहीं मैंने कुछ मिस नहीं किया है। यहां आते हैं, लेक्स की जरूरत क्या है। लेक्स पानी को स्टोर करती हैं और बहुत सारा पानी कहीं होगा तो इवेपोरेशन में हेल्प करेंगी, टेम्परेचर मॉडरेशन भी करेंगी। बहुत पानी है, जैसे मैंने कल, आई थिंक कल की ही बात है, मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, प्लेन समझ रहे थे अपन जब, अगर पानी है बहुत सारा इकट्ठा एक जगह पानी है, तो पानी की स्पीड गर्म होने में और ठंडी होने में कम होती है बजाय की लैंड के, क्योंकि लैंड क्या है, सॉलिड रॉक है। पत्थर जल्दी गर्म होता है और पानी कम गर्म, धीरे गर्म होता है, जल्दी और धीरे। तो जल्दी गर्म होएगा तो वहां पर ज्यादा हीट रेडिएशन होगा, ज्यादा वहां पर क्या कहते हैं आपको वेदर एक्सट्रीम देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एक लेक को रख दें, जो बड़ी सारी लेक होती है, लेक पानी की भरी हुई है, वो रख दो, ठीक है, तो वहां पर लेक जो है इस जमीन को गर्म होने से कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये पानी बहुत अचानक से बहुत तेज गर्म नहीं हो जाता, इसको टाइम लगता है, ठीक है। ये मैं चीज फिर से बताऊंगी अगेन, ऐसा नहीं है कि मैं टाल रही हूं, लेक्स बहुत कुछ सी और ओशन से रिलेट करने वाला टॉपिक है। जब अपन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पानी जो होता है उसकी स्पीड कम होती है गर्म होने की या ठंडी होने की। पानी ठंडा भी अगर हो रहा है तो धीरे धीरे आराम से ठंडा होएगा, ठीक है, और पानी गर्म भी हो रहा है तो धीरे धीरे आराम से गर्म होएगा। यही चीज जमीन पे जो लैंड है, सॉलिड रॉक्स हैं, वो एक्सट्रीमली फास्ट होती हैं। उसमें आप पेड़ पौधे जोड़ दोगे तो थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन पानी से फिर भी स्पीड तेज रहेगी। और डेजर्ट कर दोगे तो एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, आपको डायरनल टेम्परेचर्स में भी बहुत एक्सट्रीम वेरिएशन देखने को मिलेगा फॉर दिस वेरी रीजन। इकोलॉजी, पानी होगा तो ऑब्वियसली बात है बायोडाइवर्सिटी होगी। और एक्स्ट्राज में क्लाइमेट इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं। ग्लेशियर लेक्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है, दिस इज एन एग्जांपल दैट आई हैव मेंशन्ड। क्यों ग्लेशियर लेक्स एक्सपैंड हो रही हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स एक्स्ट्रा मेल्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। गुड, राइट। रिविजन कर लो अच्छे से, जो भी फैक्ट रहेगा अलग से बात करेंगे, मैं फिर से क्लास लेकर आऊंगी, एक क्लास लेंगे अपन एक एक टॉपिक की, जिसमें आपको बहुत डिटेल में वैसे फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम के लिए रटने हैं मतलब, ठीक है, मतलब बेशरम होकर रटना शुरू कर दो। अफसर बना रहे हैं वो, लेकिन फिर भी हमें रटना पड़ रहा है, पर क्या कर सकते हैं, पेपर का पैटर्न ही ऐसा है, क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। कुछ मेजर लेक्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट सलाइन लेक है। सुपीरियर जो है नॉर्थ अमेरिका की, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की। लेक बाइकाल जो है रशिया की, वो डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। लेक विक्टोरिया जो है वो नाइल का सोर्स है। टांगानिका जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अफ्रीका में ही है दोनों। और राजस्थान की जो सांबर लेक है वो
सॉल्ट लेक है। इसके अलावा लोकल में आप एक डल लेक का एग्जांपल ले सकते हो जो कि कश्मीर में है, और ये एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, उसी तरह से इंडिया का ही आप लेक चिलिका का एग्जांपल ले सकते हो, CHILIKA, चिलिका लेक। ये कहां पर है? ओडिशा में है, और ये एग्जांपल है बैक वाटर्स का। बैक वाटर्स क्या होते हैं? समंदर है। ठीक है, यूं देखते हैं, ये लैंड है और ये सी है या ओशन है, जो भी है। ठीक है, राइट। यहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जगह कच्ची है, इरोजन होने लग गया। जब इरोजन हुआ तो पानी अंदर जाने लग गया, और इरोजन होएगा। जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा वैसे वैसे इरोजन होता जाएगा, और इरोजन हो गया। पानी अंदर जा रहा है और इरोजन हो रहा है। एक दिन आता है जब ये ऐसा बन जाता है। लेक चिलिका, लेक पुलिकट, ये दो बहुत फेमस लेक्स हैं इंडिया की। ये बैक वाटर्स हैं, इनको बोलते हैं बैक वाटर्स। ठीक है, ये टिपिकल सॉल्ट वाटर नहीं होता है समंदर का, लेकिन हाँ इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी होती है, और ये एब्सोल्यूट फ्रेश वाटर भी नहीं होती है जैसे कि डल लेक है। गुड, बढ़िया। लेक के यूजेस, वाटर सप्लाई करता है, लाखों लोगों को सपोर्ट करता है पानी के लिए। फिशरीज में यूज किया जा सकता है जैसे कि लेक विक्टोरिया। रिक्रिएशन में यूज करा जा सकता है जैसे कि जॉग फॉल्स, जाते हो, देखते हो, खुशी मनाते हो, फोटो खींचते हो, इंस्टाग्राम पे लगाते हो, लाइक्स लेते हो और वापस आ जाते हो। ठीक है, रिक्रिएशन। उसके अलावा हाइड्रो पावर, डैम्स बना रहे हो तो डैम्स बनती है तो लेक्स बनती हैं। क्यों बना रहे हो डैम्स? पानी के स्टोरेज के लिए बना रहे हो। पानी को स्टोर क्यों करना है? या तो पर्सनल यूजेस के लिए करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए करना है। और इरिगेशन, आपके एग्रीकल्चर में यूज होती है लेक्स। और टूरिज्म, राजस्थान में तो टूरिज्म के लिए पुष्कर लेक है ही, उदयपुर की लेक्स हैं। उदयपुर की कोई 3 फेमस लेक्स का नाम कमेंट्स में लिखाओ। उदयपुर की 3 लेक्स कमेंट्स में। और दूसरा कमेंट करो कोई टॉप 10 लेक्स जिनको, जो आपको माइंड में है कि भैया दुनिया में ये लेक्स हैं जहां पर टूरिज्म हो सकता है। टॉप 10 टूरिस्ट फेमस लेक्स, टॉप 10 टूरिज्म फ्रेंडली लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, सिर्फ इंडिया पे मत रहो, ऑफ द वर्ल्ड तक जाओ। टॉप 10 में नेक्स्ट चलते हैं। लेक्स को क्या थ्रेट है? एग्जैक्टली सेम वही थ्रेट्स हैं जो रिवर्स को हैं, उसके अलावा भी हैं। जैसे पोल्यूशन हो गया, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कैसे को बोलते हैं? बहुत ज्यादा हाई बायोलॉजिकल डिमांड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके ऊपर, उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, बहुत ज्यादा घास फूस हो गई, बहुत ज्यादा एनिमल्स हो गए हैं उसके आसपास, उसके अंदर फिशेस वगैरह बहुत ज्यादा हो गई हैं, कोई आउटसोर्स नहीं है, कोई यूज नहीं कर रहा है, और लास्ट में क्या होता है? सतह के ऊपर काई जम जाती है। एल्गल ब्लूम हो गया। अगर एल्गा हो जाएगा, काई जम जाएगी, तो पानी के अंदर लाइट नहीं जाएगी। पानी के अंदर लाइट नहीं जाएगी तो क्या होगा? जो घास फूस था पानी के अंदर वो मर जाएगा, और वो फिशेस जो फोटिक जोन में होती हैं, जिनको लाइट की जरूरत होती है मूव करने के लिए, वो फिशेस भी खत्म हो जाएंगी। तो टेक्निकली वो लेक क्या होता है? डेड लेक हो जाती है। तो यूट्रोफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा इन्वेजिव स्पीशीज, कोई दूसरी जगह से एक स्पीशी किसी ऐसी जगह पे आ जाती है जहां की वो नेटिव नहीं है ना, और जो नेटिव स्पीशीज होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, क्योंकि वो इसके लिए कंपटीशन है। उसको यहाँ सेटल होना है, वो कहीं और से आया, उसको सेटल होना है, तो वो एक्स्ट्रा वायलेंट हो जाती है, और वो सेटल होने के लिए जो वहां पर एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनको नुकसान पहुंचाने लग जाती है। इन्वेजिव स्पीसीज। क्लाइमेट चेंज एक रीजन है, जैसे कि अरालसी ड्राई हो रहा है, और ओवर यूज ड्रेनेज। अरालसी के यही 2 रीजंस हैं डेड हो जाने के, या डेड होने ही वाली है। 90% अरालसी इज गॉन बिकॉज ऑफ ओवर ड्रेनेज एंड क्लाइमेट चेंज। ये है यूट्रोफिकेशन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का डायग्राम। इसमें मुझे एक्सप्लेन करने का कुछ भी अलग से नहीं है, बिकॉज एग्जैक्टली अपन ने यही बात करी है। एल्गल ब्लूम हो गया, डेड हो रही है लेक। ठीक है, जो भी इंक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो और ज्यादा इस लेक को क्या कहते हैं, परेशान कर रही है, डेड होने की कोशिश हो रही है। जो इंडस्ट्रीज हैं उसका पोल्यूशन हो रहा है, जो मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस हैं। लीचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह आप यूज कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, सॉरी फीटिसाइड बोल दिया, इंसेक्टिसाइड वगैरह हैं, इनको यूज करते हो तो ये लीच होती हैं, यानी कि ये रिस के वाटर टेबल तक जाती हैं। वाटर टेबल कहाँ जुड़ जाता है? जाके आसपास की लेक्स में जुड़ जाता है, रिवर्स में जुड़ जाता है। तो ये लीचिंग भी हो रही है, यहाँ पे इरोजन भी हो रहा है। यहाँ पे एक लेक के आसपास और उसके साथ में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, इट्स अ परफेक्ट डायग्राम फॉर दैट, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। आपको लाइक आई सेड बिफोर, आपको ये पीडीएफ ऐप के ऊपर, RS ओनली ऐप के ऊपर मिल जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ऐप पे जाओगे, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे देख लो, जूम कर करके देख लेना,
ओके ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेक्स, हाँ, जो दो टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं लेक्स के, उनके लिए चिढ़ने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो दो टॉपिक्स हैं वो सीज और ओशंस में मैं कवर करूंगी, जो भी नेक्स्ट मेरी क्लास आएगी उसमें, ओके। और मैप्स की क्लास में अलग से भी लूंगी, तो वो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैम क्या करना है, कहां से कौन सा मैप उठाना है, कैसे पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। चलो, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक किसको बोलते हैं, ह्यूमंस को बोलते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस जो होते हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। क्या होता है यूट्रोफिकेशन होने के कारण, एल्गा ब्लूम कर जाती है और ऑक्सीजन खत्म होने लग जाती है, तो लेक, और लेक के अंदर जो सर्वाइव होने वाली लाइफ है वो फिनिश हो जाती है, फिनिश होने लग जाती है। ऐसी कौन सी लेक है जो टेक्टोनिक रिफ्टिंग के कारण बन रही है और दुनिया का लगभग 20% अनफ्रोजन सरफेस फ्रेश वाटर उसी लेक में पाया जाता है? वेल द आंसर टू दिस इज, मुझे बताना चाहिए था क्लास में, कोई बात नहीं, यहां बता दिया है मैंने, ठीक है। फैक्ट है, रटने वाली चीज है, कुछ नहीं कर सकते। विच टाइप ऑफ लेक इज फाउंड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक्स लाइक लाइमस्टोन ऑफन इन कास्ट टोपोग्राफी? सॉल्युबल रॉक्स हैं, सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन लेक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना ही आसान है, लॉजिक से भी उतर सकते हैं। लेक टांगानिका में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो कि 350 स्पीशीज ऑफ वन लिविंग थिंग सपोर्ट करती है, विच इज शिक्लेड फिश, छोटी सी फिश होती है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जो फिश कंज्यूम करते हैं वो जनरली चिकलिड फिश को नहीं कंज्यूम करता पाते, बिकॉज इट हैज हार्ड शेल, मतलब नेशनल ज्योग्राफी पे सुना था कभी मैंने। एनीवे, लेक टांगानिका अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए ही फेमस है दुनिया में, और वो बायोडाइवर्सिटी है शिक्लिड फिश की, और ये शिक्लिड फिश की 350 से भी ज्यादा स्पीशीज लेक टांगानिका में पाई जाती हैं। ये लेक है कहाँ पे, ये लेक है अफ्रीका में। गूगल करो, कमेंट करो, अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज में लेक टांगानिका पाई जाती है, या तो एक कंट्री होगा या फिर एक से ज्यादा कंट्री होंगे, ओके ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सर्क लेक्स इज एसोसिएटेड विद, नहीं, ग्लेशियल इरोजन होता है, सॉरी। ग्लेशियर्स हैं, कल मैंने बताया था, इरोड होने लग जाते हैं, बहुत सारे वहां पर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनमें एक लैंडफॉर्म बनता है ऐसा क्रेसेंट शेप का, डिप्रेशन बन जाता है क्रेसेंट, तो ऐसे डिप्रेशन बनेगा क्रेसेंट शेप का, तो दिस इज अ सर्क लेक, ओके। Concept of antecedent drainage refers to rivers that maintain their course despite tectonic uplift. क्या एग्जांपल दिए मैंने, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज, ठीक है, राइट। द येलो रिवर, हुआंगवी रिवर, इज नोटोरियस फॉर इट्स फ्लड्स ड्यू टू, अभी ये येलो वाला मैंने कल एक रीजन बताया था आपको, चाइना में लोएस्ट डेपोजिशन होता है, LOESS, ये जो लोएस्ट डेपोजिशन है चाइना का, यही इस रिवर को येलो कलर देता है। ये बहुत फाइन सैंड पार्टिकल्स होते हैं, येलोइश टोन के होते हैं, कॉपरिश होते हैं, यही होते हैं जो इस रिवर को भी येलो रिवर बना देते हैं। और इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लड्स आती हैं, क्यों आती हैं, बिकॉज ऑफ heavy sediment load from lowest plateau. In river geomorphology, the formation of oxbow lakes occurs primarily in the mature stage, right? अभी देखा था अपन ने। Which river is an example of an exotic river sustaining flow through arid regions via distant sources? नाइल की डेफिनेशन है ये। So this was all from my side. नेक्स्ट क्लास में अपन सीज, लेक्स, इन सॉरी सीज, ओशंस, इनके ऊपर चलेंगे, एंड विल सी और टॉपिक्स जो भी हैं वो कवर करना शुरू कर चुके हैं, फैक्ट्स साथ साथ में चलते रहेंगे। नोट्स एक्सक्लूसिवली बनाने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट द PDF, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।